नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों, फिर से मैं एक और क्लास लेके हाजिर हूँ। आपका इस चैनल में स्वागत। हम अभी तक 15 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा 10th क्लास पर आधारित सिलेबस जो चल रहा है, ये 16वां पार्ट मैं लेके फिर से आया हूँ। और ये जो पार्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री का टॉपिक है। और ये जो पार्ट है इसका नाम है IUPAC। IUPAC मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल कोई भी कंपटीशन हो, ऑल कंपटीशन जिसमें साइंस आती हो, उसमें आपको ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। और बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर हमें IUPAC बिल्कुल भी नहीं आता है, सर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाइए, बच्चों की तरह समझाइए। तो मैं बच्चों की तरह बिल्कुल आपके सामने टॉपिक लेके तैयार हूँ। बिल्कुल रेडी हो जाइए। और सबसे पहले आप समझेंगे और PDF प्राप्त करने के लिए आप साइंस टैलेंट टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करके वहाँ से साइंस टैलेंट को सर्च करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल आपको पीछे वाले चैप्टरों के भी नोट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमें नोट्स नहीं मिल रहे, सर नोट्स दीजिए, सर व्हाट्सएप पे भेजिए। व्हाट्सएप पे भेजने की आवश्यकता नहीं है, आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए और टेलीग्राम ऐप पर जाने के बाद साइंस टैलेंट को सर्च करेंगे तो वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल ये 16वां चैप्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे सर हमें बहुत सारे वीडियो प्राप्त नहीं हो रहे, सर आपके नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो रहे। तो मैं आपको बता देता हूँ, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले आप साइंस टैलेंट दिनेश सर यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं और आने वाले नोटिफिकेशन आपको जरूर प्राप्त होंगे। रेगुलर आप अध्ययन करें। हमने अभी 1-2 दिन क्लास मिस की थी, लेकिन फिर से हमारा जो रोटेशन था वो दोबारा से शुरू हो गया है। तो बिल्कुल प्रिय स्टूडेंटों, बोर्ड की तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए, बिल्कुल स्क्रीन की तरफ, मोबाइल स्क्रीन की तरफ, लैपटॉप स्क्रीन की तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए। और बिल्कुल लगातार आप समझें उसको। अगर समझ में नहीं आ रहा है प्रिय स्टूडेंटों, तो वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, लेकिन आपको 1 बार में ही समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। वाह, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो देखिए अपना जो टॉपिक है वो है IUPAC। IUPAC पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। अगर स्क्रीन की तरफ आपका ध्यान नहीं है तो आप मोबाइल को बंद करके रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो लो एग्जाम होते हैं उनमें कई बार आपको यही पूछ लिया जाता है कि IUPAC का पूरा नाम बताइए। तो पूरा नाम क्या होता है IUPAC का? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही होता है IUPAC। और सर बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर इसका नाम हमें याद नहीं हो रहा है, इसके नाम से हमें ये लग रहा है कि ये तो बहुत खतरनाक टॉपिक होने वाला है। लेकिन ये खतरनाक टॉपिक नहीं है प्रिय स्टूडेंटों, ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। बस आप थोड़ा इधर देखिए। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा कि इसके नियम क्या होते हैं, इसके नियम क्या होते हैं, रूल्स पढ़ेंगे सबसे पहले, और रूल्स को अच्छे से समझें। तो पहला जो रूल है उसकी तरफ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रिय स्टूडेंटों। कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है मेरे पास। अगर शॉर्टकट ट्रिक से पढ़ोगे तो फिर शॉर्टकट माध्यम में जाओगे आप, नॉलेज आपको पूरी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले कुछ टॉपिक होते हैं शॉर्टकट पढ़ाने के, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले इसका पहला नियम देखिए कि अगर हम बात करेंगे IUPAC नियम की, इसके रूल्स की, तो पहला जो रूल्स होता है इसका वो होता है कि सबसे पहले हम कार्बन से जुड़ी हुई लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कार्बन से जुड़ी हुई लंबी, यानी कार्बन से जुड़ी हुई लंबी श्रृंखला का क्या करते हैं? चयन करते हैं। तो पहला नियम यही है प्रिय स्टूडेंटों। और जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहां कि लंबी श्रृंखला
का चयन करते हैं, लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। अब ये लंबी श्रृंखला कौन सी है? कार्बन कार्बन से जुड़ी हुई लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। जैसे मान लो आपको आईपीसी में इस तरह से मिलेगी, या इस तरह से नहीं मिलेगी तो आपको क्या मिलेगा यहाँ कि इस तरह से भी मिलेगी। ठीक है, हो सकता है आपको और ज्यादा मिल जाए, हो सकता है इधर ज्यादा बढ़े, हो सकता है इधर ज्यादा बढ़े। तो इस तरह से आपको एक लंबी श्रृंखला देखने को मिलेगी। यहाँ ये इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से इसकी संयोजकता कंप्लीट है। देखिए कार्बन की संयोजकता, यहाँ भी कार्बन की संयोजकता यानी देखेंगे, देखो कार्बन है 3 हाइड्रोजन जुड़ गया, एक संयोजकता ये 4 कंप्लीट, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन और एक ये रहा 4। अब इस कार्बन की बात करेंगे तो देखिए प्रिय स्टूडेंटों 1 2, अब दो संयोजकता और जोड़नी है तो हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं 2, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 हो गई इस कार्बन की, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, यहाँ 2 जोड़ने को मिलेंगे अपने को। तो इस तरह से सबसे पहली बात मैंने क्या की है इसमें कि कार्बन कार्बन से जुड़ी हुई लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो देखिए लंबी कार्बन ज्यादा से ज्यादा लंबी संरचना होनी चाहिए, छोटी नहीं, ज्यादा लंबे से लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो लंबी श्रृंखला का चयन ऐसे करेंगे हम। अब एक कार्बन हमारे पास बच गया है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि ये चीजें क्या है। आप जैसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे और जो शेष बचता है, भाई लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद में जो शेष बचता है वो होता है प्रतिस्थापी। वो क्या होता है? प्रतिस्थापी। हाँ प्रिय स्टूडेंटों, बहुत बहुत मस्त वीडियो इंपोर्टेंट होने वाली है, आप रेगुलर अध्ययन करते जाइए। देखिए ये जो बचा है इसको बोलेंगे प्रतिस्थापी, और इन प्रतिस्थापियों की जगह अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से नाम होंगे वो मैं भी रूल्स में बताऊंगा आपको। अब एक उदाहरण से और समझते हैं, दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए प्रिय स्टूडेंटों अपने पास ये नहीं है, इस तरह से आपको ये मिलेगा देखने को, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो कार्बन की संयोजकता 3 और एक यहाँ से 4, बिल्कुल इस तरह से। अब आप लंबी श्रृंखला का कैसे चयन करेंगे कि सर लंबी श्रृंखला का चयन ऐसे करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही है, लंबी श्रृंखला का चयन ऐसे करेंगे। लेकिन मैंने क्या कहा? ज्यादा से ज्यादा कार्बन लेना है। मैंने क्या कहा? लंबी श्रृंखला लेंगे। एक तो पहली बात तो ये लंबी श्रृंखला लेंगे, अगर लंबी श्रृंखला आप नहीं ले रहे हैं तो फिर भी आप इसको यहाँ न ले जाकर यहाँ ऐसे भी लेके आ सकते हैं, तो बचेगा वही। लेकिन यहाँ फिर ये इस तरह से बच गया, यहाँ भी वही बचता CH3, यहाँ भी CH3 बच रहा है, तो वो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बचेगा ये क्या कहलाता है? प्रतिस्थापी। कि लंबी कार्बन और कार्बन से जुड़ी हुई लंबी श्रृंखला का जब चयन कर लेते हैं तो शेष बचे हुए को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी कहते हैं। जैसा कि ये उदाहरण मैं लेके आया हूं आपके सामने। अब इसका चयन करेंगे कि लंबी श्रृंखला का चयन कैसे करें। तो देखो सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा से ज्यादा कार्बन जोड़ने हैं अपने को। अब आप कहेंगे सर लंबी श्रृंखला का चयन तो हम ऐसे कर देंगे बिल्कुल सीधा, ऐसा नहीं होगा प्रिय स्टूडेंटों, क्योंकि देखिए इधर 2 कार्बन है, इधर एक ही कार्बन है, तो हम इस तरह से लंबी श्रृंखला का क्या कर देंगे? चयन, और जो शेष बचता है उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापी। नेक्स्ट जो दूसरा नियम है प्रिय स्टूडेंटों, अभी मैंने दूसरे नियम की अगर बात करें तो एक शब्द बताया आपको प्रतिस्थापी, कि लंबी श्रृंखला का कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद में जो शेष बचता है, जो शेष बचता है जिस पर हमने गोला लगाया है वही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापी कहलाता है। और प्रिय स्टूडेंटों बिल्कुल बिल्कुल यही दूसरा नियम है, यही दूसरा नियम है प्रिय स्टूडेंटों। सबसे पहले आपने लंबी श्रृंखला का चयन किया है, शेष बचेगा उसे हम प्रतिस्थापी नाम दे रहे हैं। अब ये प्रतिस्थापी कौन कौन से होते हैं ये देखिए प्रिय स्टूडेंटों। सबसे पहले अगर बात करें CH3, इसके बाद में C2H5, इसके बाद में Br, इसके बाद में फ्लोरो, ठीक है, मैथिल एथिल, इसके बाद में ब्रोमो, इसके बाद में फ्लोरो, इसके बाद में क्लोरो, इसके बाद में नाइट्रो, इसके बाद में आयोडो। इस तरह से बहुत सारे क्या होते हैं? प्रतिस्थापी होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? प्रतिस्थापी होते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और ये क्या है यहाँ? क्लोरो की मैथिल है, एथिल है, ब्रोमो है, फ्लोरो है, क्लोरो है, और ये नाइट्रो, और एक क्या है? आयोडो है। ये मुख्य रूप से प्रतिस्थापी होते हैं।
ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, प्रतिस्थापी होते हैं। इनके अलावा कुछ और भी होते हैं, वो तब लिखेंगे जब अपने सामने वो आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि और प्रतिस्थापी कौन से होते हैं। सबसे पहले आप सिंपल वाले समझे, सिंपल वाला टॉपिक समझे। तो ये दूसरा नियम हो गया, शेष बचे हुए को प्रतिस्थापी कहते हैं। तो तीसरा जो रूल लेके आए हैं, वो तीसरा रूल क्या होता है, देखिए देखिए प्रिय स्टूडेंटों, तीसरा जो होता है कि नाम लिखते समय IUPAC नाम लिखते समय अंकों के मध्य कोमा लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 2 3 डाई डाई मैथिल ब्यूटेन, ये आपने लिखा सपोज कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखो नाम लिखते यानी अंकों को लिखते समय बीच में क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। और नाम लिखते समय हाइफन, इसको क्या बोलते हैं, हाइफन का चिन्ह लगाते हैं और अंकों के मध्य कोमा लगाते हैं। तो तीसरा रूल अपना यही है कि इनको लिखते समय अंकों के मध्य कोमा लगाते हैं और नाम लिखते समय शब्दों के बीच में हाइफन का चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर नियम क्या है प्रिय स्टूडेंटों, देखने समझने योग्य है चीजें, आप इधर ध्यान देंगे बिल्कुल समझ में आएगा। समझ में आएगा जब बिल्कुल एकांत में आप बैठेंगे, मोबाइल को लेके या लैपटॉप को लेके एकांत में बैठेंगे तो ही समझ में आएगा, अन्यथा आप क्लास को छोड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे काम है करने के लिए, अगर आप पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा है तो आप नहीं पढ़ें, जब पढ़ाई पे मन हो तभी पढ़ें, ठीक है। तो 4 नंबर नियम क्या है कि कार्बन कार्बन के मध्य निम्न अनुलग्नों, यानी निम्न अनुलग्नों का निर्धारण करते हैं, अनुलग्नों का निर्धारण करते हैं। अब ये अनुलग्न यानी कार्बन कार्बन के बीच में, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो हम जो अनुलग्न लगाएंगे वो लगाएंगे एन, क्या लगाएंगे, एन। और यदि डबल बॉन्ड हो तो क्या लगाएंगे, इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम लगाते हैं आइन लगाते हैं। मोस्ट रूल्स, ठीक है। अगर ये नहीं पता तो कुछ नहीं करोगे आप, ठीक है, कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तब एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड हो तो इन लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगाते हैं। बिल्कुल समझ में आएगा अगर आप बोर्ड की तरफ आपका ध्यान है तो। बिल्कुल लिखने की कोशिश नहीं करें, लिखने के लिए मैंने PDF डाल दी है, टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करके, साइंस टैलेंट को ज्वाइन करके वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर नियम देखिए पूर्व लगन और अनुलगन को जोड़कर हाइड्रोकार्बन बनाए जाते हैं। 5वां जो रूल्स है वो क्या है कि पूर्व लगन, अब यहां समझने का है, पूर्व लगन प्लस में अनुलग्नों या अनुलगन को जोड़कर क्या बनाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या बनाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाए जाते हैं प्रिय स्टूडेंटों, हाइड्रोकार्बन बनाए जाते हैं। पूर्व लगन और अनुलगन, अनुलगन तो आपके सामने ये 3 हैं और पूर्व लगन मैं अब लिखने की कोशिश कर रहा हूं, जरा इधर ध्यान दीजिए। तो देखिए पूर्व लगन कौन से होते हैं, अनुलगन तो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। मैं अब लिखने जा रहा हूं पूर्व लगन कौन कौन से होते हैं। अनुलगन मैंने लिख दिए, अनुलगन 3 ही होते हैं और पूर्व लगन काफी होते हैं। हम 10 की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 की बात करेंगे, 10 तक ही आपको सीखने हैं कंपटीशन के लिए। अब ये पूर्व लगन कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहां लिखता हूं पूर्व लगन। पूर्व लगन कौन कौन से, देखिए अगर कार्बन 1 हो, अगर कार्बन 1 हो तो उसको हम लिखते हैं मैथ। क्या लिखते हैं, मैथ। अगर कार्बन 2 मिल जाए आपको ऐसे जुड़े हुए, ऐसे कार्बन अगर 2 मिल जाए तो हम उसको लिखते हैं एथ। उसको हम क्या लिख देंगे, एथ लिखते हैं, उसको हम एथ लिखते हैं। और कार्बन अगर 3 मिल जाए इस तरह से जुड़े हुए, अगर आपको 3 कार्बन मिल जाए तो उसको हम लिखते हैं प्रोप। उसको क्या लिखेंगे, प्रोप लिखते हैं प्रिय स्टूडेंटों, प्रोप।
ठीक है, प्रोप लिखेंगे उसको। नेक्स्ट अगर कार्बन 4 मिल जाए तो उसको हम ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखेंगे उसको हमें ब्यूट लिख देते हैं, ब्यूट। उसको क्या लिखेंगे, ब्यूट। ब्यूट कब लिखेंगे, जब इस तरह से 4 कार्बन आपको मिल जाएं। और यदि कार्बन 5 हो तो उसको लिखते हैं पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। और यदि कार्बन 6 हो, अगर कार्बन 6 हो तो उसको लिख देते हैं हेक्स, हेक्स लिख देंगे। और कार्बन 7 हो तो उसको लिख देते हैं सेप्ट। उसको क्या लिख देंगे, सेप्ट लिख देंगे, या फिर उसको हम हेप्ट लिख देंगे, हेप्ट या सेप्ट। अब जब कार्बन इस तरह से जुड़े हुए 7 मिल जाए। नेक्स्ट अगर कार्बन 8 हो तो उसको लिखते हैं ऑक्ट लिखते हैं। कार्बन अगर 8 हो तो ऑक्ट लिखते हैं, कार्बन 9 हो तो उसको क्या लिखेंगे, नॉन लिखेंगे, नॉन लिख देंगे। और कार्बन अगर 10 होता है तो उसको हम लिखते हैं डैक। क्या लिखेंगे, डैक लिखेंगे उसको, डैक। कार्बन अगर 10 हो तो उसको हम डैक लिखेंगे। और यदि कार्बन 9 हो, बिल्कुल देखिए, अगर कार्बन 1 हो तो मैथ लिखेंगे, अगर कार्बन 2 हो तो एथ लिखते हैं। और कार्बन 3 हो तो प्रोप लिखते हैं, कार्बन 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो शेप्ट या फिर हेप्ट भी लिख सकते हैं। अगर 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन और 10 हो तो डैक। अब देखिए किस तरह से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास एक कार्बन की लंबी श्रृंखला आ गई, तो पहला नियम आपने पढ़ा था, कार्बन कार्बन से जुड़ी हुई लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आ गया अपने पास इस तरह से, ठीक है, तो भाई लंबी श्रृंखला का चयन ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, पेंट लिख देंगे भाई, पेंट लिखेंगे, पेंट। समझ में आया, पेंट लिख देंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर कार्बन 4 होंगे तो फिर आपको 3 मिलेगा, और 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। अगर कार्बन 3 ही हो इस तरह से तो हम उसको क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। और अगर कार्बन यहाँ 2 ही हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। और कार्बन 1 ही हो तो उसको हम लिखते हैं मैथ। क्या लिखते हैं, मैथ लिखते हैं भाई, मैथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मैथ लिखते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल समझ में आया होगा आपकी। नेक्स्ट मैंने ये बताया कि पूर्व लगन और अनुलगन जुड़कर, पूर्व लगन और अनुलगन जुड़कर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेंगे, IUPAC का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट छठा नियम क्या है, देखिए छठा जो रूल्स है वो भी समझ लीजिए कि प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार लिखते हैं। बिल्कुल समझने का टॉपिक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मात खा जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है, और IUPAC को समझना चाहते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा आपके, ऐसा अब आपके साथ नहीं होगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए मैंने क्या बताया, छठा रूल कि प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार लिखते हैं। जैसे पहले A लिखते हैं, B लिखते हैं, C लिखते हैं, D। क्या पहले कभी आपने अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार यानी ABCD जो आप पढ़ते हैं उसमें कभी आपने A से पहले B को देखा है क्या, कहीं नहीं देखा होगा। आपने A को ही देखा होगा, B से पहले A को देखा होगा, ठीक है, C से पहले B को देखा होगा। तो अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार प्रतिस्थापी कौन कौन से थे अपने पास, जैसे ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, नाइट्रो, आयोडो, ठीक है। इसके अलावा कौन सा था, मैथिल। इसके अलावा क्या कौन सा था हमारे पास, एथिल। और भी 1-2 प्रतिस्थापी होते हैं, वो जब आपकी संरचना में आपको सिखाऊंगा उस समय। तो इन प्रतिस्थापियों को देखिए, अगर मान लीजिए अपने पास ये लंबी श्रृंखला है, एक यहां अपने पास ब्रोमो है, एक यहां अपने पास क्लोरो है। तो देखिए प्रिय स्टूडेंटों, प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी है, ये भी प्रतिस्थापी है। तो पहले प्रतिस्थापी कौन सा आएगा, पहले ब्रोमो आएगा, क्योंकि क्लोरो अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार में बाद में आता है। तो पहला नंबर इसको देंगे और दूसरा नंबर इसको देंगे। अब आप ये कहें कि सर जैसे मान लीजिए इसी पर एक प्रतिस्थापी और जुड़ा हो, फिर हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा भाई संयुजता कंप्लीट करने के लिए। अब जैसे मान लो यहां अपने पास है फ्लोरो,
क्या है, फ्लोरो। तो प्रिय स्टूडेंट ये भी एक प्रतिस्थापी हो गया। तो पहले नंबर पे तो इसको लिखेंगे, दूसरे नंबर पे इसको, तीसरे नंबर पे इसको, क्योंकि पहले ब्रोमो आता है, फिर क्लोरो और फिर फ्लोरो, क्योंकि एफ बाद में आता है, उससे पहले क्लोरो आता है, सी आता है, फिर ब्रोमो आता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूं, एक दूसरा शब्द मैं यहाँ जोड़ देता हूं और वह जोड़ देता हूं आयोडो। अब आप बताइए, देखिए प्रिय स्टूडेंट मेरे जवाब का इंतजार नहीं करें, आप देख के बताइए सबसे पहले इनमें कौन सा प्रतिस्थापी लिखा जाएगा, आयोडो लिखा जाएगा, फ्लोरो या क्लोरो। बिल्कुल आपके दिमाग में सोचिए, मैं सही बता रहा हूं या फिर आप सही सही सोचा है। तो सबसे पहले जो आएगा वो पहले नंबर पे क्लोरो आएगा, दूसरे नंबर पे फ्लोरो आएगा और तीसरे नंबर पर क्या आएगा, आयोडो आएगा। इस तरह से प्रतिस्थापी का चयन करते हैं, इस तरह से अंग्रेजी वर्ण क्रम अनुसार लिखते हैं। बिल्कुल प्रिय स्टूडेंटों, 4 वीडियो IUPAC के अपलोड करने के लिए जा रहा हूं। अगर चारों वीडियो में से अगर आपने ये पहले वाले वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो 3 वीडियो बिल्कुल आप चुटकियों में समझ में आ जाएगा, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ज्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 7वां नियम देखिए कि अगर प्रतिस्थापियों की संख्या, भाई प्रतिस्थापियों की संख्या एक या एक से अधिक होती है तो उनको निम्न शब्द में जोड़कर लिखा जाता है। देखिए मैंने क्या कहा, अगर मान लीजिए CH3 CH 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 CH3, जैसे मान लो यहां भी ब्रोमो है और यहां भी ब्रोमो है, तो भाई देखो एक जैसे दो आ गए, तब कैसे लिखें उनको। तो देखिए अगर एक ही, अगर मान लीजिए एक प्रतिस्थापी हो, एक ही प्रतिस्थापी हो, जैसे मान लो ये क्लोरो है अपने पास, ये क्लोरो है, क्लोरो को लिखते समय हम मोनो लगाएंगे, एक के लिए क्या लगाएंगे, हमें मोनो लगाते हैं, या फिर लिखते नहीं है, एक के लिए हम ये प्रतिस्थापी वाला संख्या रूल्स लिखते नहीं है। अगर 2 होते हैं तो उसको हम लिखते हैं डाई, क्या लिखेंगे, डाई। और एक जैसे अगर 3 मिल जाए आपको एक ही श्रृंखला में तो उसको लिखते हैं ट्राई, क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं। और अगर 4 मिल जाए एक जैसे तो उनको लिखते हैं टेट्रा, और अगर 5 मिल जाए तो उनको लिखते हैं, 5 के लिए पेंटा लिखते हैं, पेंटा। 6 मिल जाए तो फिर उसको लिखते हैं हेक्सा लिखते हैं, और 7 मिल जाए तो उसको लिखते हैं सेप्टा, 8 मिल जाए तो ऑक्टा। लेकिन लास्ट आपको कितने देखने को मिलेंगे, 4 ही देखने को मिलेंगे, तो आप 4 ही याद कर लें। भाई 2 मिल जाए एक ही जैसे, जैसे ब्रोमो 2 एक ही जैसे, 2 है 2 प्रतिस्थापी, तो 2 प्रतिस्थापी आ जाए तो डाई, भाई 3 आ जाए तो ट्राई, और 4 प्रतिस्थापी एक ही श्रृंखला में आ जाए तो ट्राई, टेट्रा लिख देते हैं उनको। तो इस तरह से ये इसका 7वां रूल्स था, और इसके रूल्स बिल्कुल समाप्त हो गए, मात्र 7। और मात्र ये जो 7 रूल है, मात्र और मात्र ये मान लीजिए आप 70 सेकंड का काम है, बिल्कुल समझ में आएगा आपके। अगर आपने रूल्स अच्छे से लिख लिख कर तैयार कर लिए तो आपको IUPAC बहुत ही सिंपल होने वाला है और धमाकेदार, बिल्कुल धमाकेदार, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि धमाकेदार IUPAC, बिल्कुल धमाकेदार टॉपिक है, कहने का मतलब। तो प्रिय स्टूडेंटों, सारणी को आप अच्छे से समझें कि ये जो मैं यहां लिख रहा हूं, सारणी में से आपको हमेशा कंपटीशन हो, आपका 10th क्लास हो, 9th क्लास हो, जो भी आप पढ़ रहे हैं किस क्लास के लिए टॉपिक, उसमें आपको बिल्कुल देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, जैसा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सबसे पहले इनके सूत्र की बात करेंगे, तो इनके जो सूत्र होते हैं वो सूत्र क्या होते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n प्लस में 2। ये किसका सूत्र होता है, ये एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2। इसके लिए यहाँ क्या होता है CnH2n, इसके लिए होता है CnH2n माइनस 2। ये इसके सूत्र हो गए। पूछ लेता है कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n माइनस 2, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्केन का होता है CnH2n प्लस में 2। ये सूत्र है, मोस्ट है, बोर्ड में हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कंपटीशन में भी बहुत बार आ चुका है। तो देखो एल्केन का मतलब ये हुआ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये एल्काइन का तब मिलेगा जब आपको श्रृंखला में डबल ट्रिपल बॉन्ड मिलते हैं। डबल बॉन्ड मिलेगा एल्कीन का है, सिंगल बॉन्ड मिलेगा एल्केन है। अब पूर्व लगन कौन से लगाते हैं, देखिए पूर्व लगन, सॉरी अनुलगन,
अनुलग्न। अनुलग्न देखिए, इसके लिए मैंने बताया था एंड, इसके लिए इन, और इसके लिए क्या लगाते हैं, आइन। क्या लगाते हैं, आइन। ठीक है, ये इसमें हो गया अनुलग्न। और जैसा कि मैंने बताया आपको, अनुलग्न और पूर्व लगन जुड़कर ही हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये एकल बंध है, यहां इसमें एकल बंध, एकल बंध क्या है इसमें, एकल बंध, एकल बंध। यहां है इसमें द्विबंध, यहां है इसमें त्रिबंध। अगर मान लीजिए एकल बंध का आपको मिले, तो मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण में बताया था, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अगर द्विबंध हो तो उसको कहते हैं असंतृप्त, और इसको भी क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। भाई मैंने यही बताया था, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इस तरह से ये सारणी आपको कंप्लीट याद करनी है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सारणी भी, मोस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक, धन्यवाद, लगातार हमारे चैनल पर बने रहे। ठीक है, धन्यवाद।